नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी में। अब तक की वीडियो में हमने जाना था प्रीवियस ईयर में पार्ट 1 देखा था। पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चन देखे। ठीक, अब पार्ट 2 में हमने 50 क्वेश्चन देखे। अब ये हम पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें भी कितने क्वेश्चन होंगे? 50 क्वेश्चन होंगे। आज हम क्वेश्चन देखेंगे 101 से लेके 150 तक। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क के बारे में। क्या है? मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। ये भी ठीक है। तो इसमें दोनों ऑप्शन राइट होंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। चलिए आगे देखते हैं। 102 में कह रहा है सही सुमेलित नहीं है। अंतर्राज्यीय परिषद कह रहा है 263, अनुच्छेद 263, और वित्त आयोग है 280, और प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323 के, और डी है संघ लोक सेवा आयोग 315। ठीक है, तो क्या ऑप्शन राइट होगा इसमें? कमेंट करिए और बताइए। ये होगा आपका सी ऑप्शन। चलिए जानते हैं अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में। यह केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करती है। बीच समन्वय स्थापित करती है। ठीक है, किस अनुच्छेद में? ये तो आपको पता ही है, 263 में है। और देखें इसकी स्थापना जो है, स्थापना राष्ट्रपति द्वारा होती है। राष्ट्रपति द्वारा होती है। और पहली बार इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1990 में स्थापना हुई है। ठीक है, और वर्ष में 3 बार बैठक होती है इसकी। वर्ष में 3 बार। ठीक है, और एक इसमें भी अध्यक्ष, तो इसमें पीएम और पीएम द्वारा नियुक्त 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री। पीएम द्वारा, पीएम और पीएम द्वारा नियुक्त 6 कैबिनेट मंत्री, 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक है, यदि पीएम होते हैं तो अध्यक्षता वो करते हैं, और उनकी अनुपस्थिति में कौन करेगा? अनुपस्थिति में उनके द्वारा नियुक्त कोई मंत्री। ठीक है, और जो इनकी बैठक होती है वर्ष में 3 बार, बैठक जो वर्ष में 3 बार होती है, तो इसमें कितने सदस्य होंगे? तो वो 10 सदस्य होंगे उपस्थित होने। कम से कम 10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं वित्त आयोग की। वित्त आयोग में क्या होता है? वित्त आयोग, पहली बात तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये है, 280 आर्टिकल में आता है, यानी कि अनुच्छेद 280 में आता है। ठीक है, वित्त आयोग की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, और 4 अन्य सदस्य होते हैं। 4
अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 5 लोग होते हैं। और यदि राज्य वित्त आयोग की बात करी जाए, राज्य वित्त आयोग की बात करें तो वो कौन से अनुच्छेद में आता है? वित्त आयोग अनुच्छेद आर्टिकल कितने में आता है? 243। कौन सा? 6 में आता है। ठीक है, इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वित्त आयोग के, फाइनेंस कमीशन के, वो कौन है? केसी नियोगी। प्रथम है केसी नियोगी। ठीक, यदि दूसरे बात करें, सेकंड है के संथानम। ठीक, तीसरे की बात, यदि 14वें की बात करें तो वो हैं वाई बी रेड्डी। ठीक, और 15 की बात करें वो हैं एन के सिंह। ठीक, यदि 16वें की बात करें जो कि 2026 से स्टार्ट हो रहा है, तो वो हैं अरविंद पनगड़िया। ठीक, चलिए बात करते हैं अब आगे। यदि इसकी बात करें, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, क्या कहते हैं इसको? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इसको हम कैट भी कहते हैं, CAT, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रिब्यूनल। ठीक है, 1985 में ये पारित किया गया। ठीक, न्यायिक और प्रशासनिक दोनों हैं। यह न्यायिक भी है, न्यायिक एंड प्रशासनिक। ठीक, न्यायिक प्रशासनिक दोनों है। किसके कार्यकाल के दौरान ये गठित किया गया? किसके कार्यकाल में? तो राजीव गांधी के कार्यकाल में। ठीक है, ये कैट बनने के लिए, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव न्यायाधिकरण बनने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मान लीजिए किसी हाई कोर्ट का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष होता है। न्यायाधीश अध्यक्ष होता है। ठीक, अब बात करें संघ लोक सेवा आयोग की, यदि तो ये 315 के अंतर्गत आता है। और दूसरा, ये संवैधानिक निकाय है। यह संवैधानिक निकाय है। ठीक, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो है
नई दिल्ली में, यानी कि दिल्ली में। ठीक, ये 315 से 323 तक है। कार्य परीक्षा आयोजित कराना, ठीक है। स्थापना जो हुई है इसकी, इसकी स्थापना 1926 में हुई है। यदि बात करें किस अधिनियम के तहत हुई है, तो वो हुई है 1919 के अधिनियम के तहत। अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई है। ठीक, 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है, को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसमें ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आप देखते हैं 103। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए है हींग, ऑप्शन बी है शिलाजीत, ऑप्शन सी है सुहागा और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा 103 का? तो इसमें होगा जो वृक्ष से प्राप्त किया जाता है वो हींग प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 104। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 276, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा सही होगा इसका? यदि आपको पता हो तो ये संवैधानिक में आता ही नहीं है। ठीक है, संवैधानिक में नहीं आएगा तो अनुच्छेद वैसे ही हट जाएंगे, कोई ये तो आएगा नहीं कुछ भी। ठीक है, अब कौन सा ऑप्शन बचा हमारे पास? हमारे पास ऑप्शन बचा डी। ठीक है, चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ। जो ये अनुच्छेद 268 है वो किससे संबंधित है? क्या है अनुच्छेद 268 में? संघ द्वारा उद्ग्रहित और राज्यों द्वारा संग्रहित नियोजित किए जाने वाले शुल्क जो आते हैं वो आर्टिकल 268 के तहत आते हैं। ठीक है, चलिए CVC के बारे में देखते हैं कुछ पहले। CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन गठन जो हुआ है
संथानम समिति के द्वारा, संथानम संथानम ठीक है, कब आई थी? 1962 से 64। ठीक है, न सांविधिक है और न संवैधानिक है। न तो संवैधानिक है, ये तो बता ही दिया पहले, न संवैधानिक है न सांविधिक। ठीक है, इसको वैधानिक दर्जा जो प्राप्त हुआ है, वैधानिक दर्जा, वो 2003 अधिनियम के तहत प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है, मतलब उससे अधिक मधुर होती है, मतलब ज़्यादा मीठा होता है वो। ठीक है, अगला कारण है, प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। कौन सा सही होगा? देखिए, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होता है। ठीक है, और ऑप्शन आर कह रहा है प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है, ये भी ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है और प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। नहीं, व्याख्या नहीं करेगा इसकी। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए अगला देखते हैं। 106 राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल वुमेन्स कमीशन, नेशनल वुमेन कमीशन। ठीक है, इनको क्या करना है? कालानुक्रम में लगाना है। ठीक है, ए है, फर्स्ट है जयंती पटनायक, सेकंड है ममता शर्मा, थर्ड है गिरिजा व्यास, फोर्थ है पूर्णिमा आडवाणी। बताइए कौन होगा पहले पे? क्या ऑप्शन होगा? 106। देखिए, जयंती पटनायक का जो कार्यकाल है वो है 1992 से 95। 1992 से 95। ममता शर्मा का कितना है? 2011 से 2014 तक। और गिरिजा व्यास का हम देखें कार्यकाल तो इनका कितना है? 2005 से 2011। 2005 से 2011। ठीक, यदि 2005 से, ठीक है। और इनका देखेंगे पूर्णिमा अडानी का, तो ये है 2002 से 2005। तो कौन आएगा पहले पे? देखिए, 1992 पहले पे तो जयंती पटनायक। ठीक, दूसरे पे यदि देखेंगे तो हम दूसरे पे ये आएगा पूर्णिमा अडानी। तीसरी पे देखेंगे तो 5 से 11। तीसरे पे देखेंगे तो ये आ जाएगा। चौथे पे देखेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, कैसे कैसे अब लगा लीजिए। पहले आया 1, फिर 4, 1 4 3, और पहले पे 1 आएगा, फिर 4 आएगा। पहले पे 1 आया, फिर 4 आया। 1 4 किस में? 1 में ही है। फिर 3 और फिर 2। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, जानते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में कुछ। अब देखिए, एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से पता लग रहा होगा, इनका कार्यकाल कितना होता है। तो 92 से 95 कितना हुआ? 3। 11 से 14 कितना हुआ? 3। 5 से 11 में डबल कार्यकाल होगा। ठीक है, 5 3 8 और 3 11। ठीक है, और 2 से 5 यानी 3। तो इसका जो कार्यकाल होता है, इनका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? वो 3 वर्ष का होता है। ठीक है, क्या है ये? वैधानिक निकाय है। वैधानिक
निकाय है। स्थापना जो हुई है इनकी, स्थापना ये हुई है 1992 में, ठीक। और जो किस अधिनियम के तहत हुई है, किस अधिनियम के तहत, तो वो है आपका 1990। 1990, ठीक है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है और पांच सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, 5 सदस्य, एक सदस्य सचिव। एक अध्यक्ष हो गए, 5 सदस्य हो गए, एक सदस्य सचिव, ठीक। अब आगे देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 107 क्या कह रहा है? ए है सोडियम विद्युत का अच्छा सुचालक है। पारा कह रहा है कमरे के ताप पर द्रव। सी है चांदी ऊष्मा का कुचालक। और सीसा है यानी लेड, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। बताइए चाकू से आसानी से क्या काटा जा सकता है? सोडियम को काट सकते हैं आसानी से, तो A4 हो जाएगा। यदि बात करें पारे की, तो पारा किसका अच्छा सुचालक होता है? अच्छा होता है या कुचालक होता है? तो पारा विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, ठीक है। नहीं, ये नहीं होगा। पारा होगा कमरे के ताप पर, पारा, ठीक है। और यदि चांदी की बात करें तो ये चांदी होगा विद्युत का अच्छा सुचालक, और शीशा होगा ऊष्मा का कुचालक, ठीक है। किसमें जा रहे हैं हम? A4 B का 2, A4 B का 2। 4 तो 2 में है इनमें, लेकिन हम सी के साथ जा रहे हैं, तो सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 आणय के अंतर्गत देश के यानी जे के अंतर्गत किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है हैदराबाद और कर्नाटक, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और गुजरात, ऑप्शन डी है लद्दाख। तो लद्दाख पे तो फॉलो नहीं होता, लद्दाख को तो तुम वैसे निकाल दो, ठीक है। अब बचे नागालैंड। नागालैंड पे कौन सा होता है? नागालैंड पे होता है आपका ए। नागालैंड पे होता है ए। हैदराबाद और कर्नाटक की बात करें, हैदराबाद और कर्नाटक पे होता है जे, ठीक। महाराष्ट्र और गुजरात की बात करें तो इन पे लागू 371 होता है सिर्फ, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। तो इसमें कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जे है ना, हाँ, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, हैदराबाद और कर्नाटक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? यानी कि कृत्रिम नहीं है, यानी कि प्राकृतिक है। प्राकृतिक पूछ रहा है, प्राकृतिक कौन सा है? ए ऑप्शन है फाइब्राइन, बी है लेक्सॉन, सी है नियोप्रिन और डी है टेफ्लॉन। तो कौन सा राइट होगा इसमें? फाइब्राइन होगा इसमें, ठीक है। एक ये सब कृत्रिम है, मानव द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। ये एक प्राकृतिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है सही सुमेलित?
ऑप्शन ए है मूल कर्तव्य दिया है भाग 4 क में, राज्य दिया है भाग 6 में, भारत का महान न्यायवादी दिया है भाग 13 में, और संघ राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं दी हैं किसमें, भाग किसमें 10 और 4 14, भाग 14 में। ठीक है, ये हो गया आपका 14 और ये हो गया आपका 13 और ये हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका 4 के। ठीक, तो मूल कर्तव्य सही है, मूल कर्तव्य है राज्य 6 में है, ये भी ठीक है। महान न्यायवादी भाग 5 में है, ठीक है, ये गलत होगा। तो और राज्य के दिन सेवाएं 14 में, ये ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास सी वाला। ठीक, चलिए आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 111 पदार्थ दिए गए हैं, अनुप्रयोग दिए गए हैं। नीलत होता है, कृत्रिम वर्षा, इयोसिन है, कवकनाशी, सिल्वर आयोडाइड है, लाल स्याही, और जिंक फास्फेट है कृंतकनाशी यानी कि रोडेंटनाशी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें 111? देखिए, सिल्वर आयोडाइड को हम किससे लगाएंगे, कृत्रिम वर्षा से। ठीक, नीला थोथा को लगाएंगे हम कवकनाशी से, और यदि इयोसिन की बात करें तो हम लगाएंगे इसको लाल स्याही से, और जिंक फास्फेट को लगाएंगे हम कृंतकनाशी से। किस में जा रहे हैं हम, ए का 2 किस किस में है, सब में, ए का 2 इसमें सब में है। ठीक, बी का 3 किस किस में है, एक इसमें है और एक इसमें है, यानी कि हम इस वाले ऑप्शन को और इस वाले ऑप्शन को देखेंगे। सी का फर्स्ट किस में है, तो सी का फर्स्ट है थर्ड में, इसमें बाकी किसी में नहीं है और ना ये नीचे। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखते हैं भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। ऑप्शन ए है लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी है प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी है लोक उपक्रम समिति, और ऑप्शन डी है याचिका समिति। बताइए कौन सा सही होगा। एक 112 का प्राक्कलन समिति यानी कि एस्टीमेट्स कमेटी, बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलिए प्राक्कलन समिति के बारे में हम देख लेते हैं। एस्टीमेट समिति के बारे में या कमेटी के बारे में देखिए। लोकसभा में इसमें लोकसभा कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, लोकसभा में 30 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में कुछ नहीं होता, राज्यसभा का कोई वो नहीं होता, कोई मेंबर नहीं होता। ठीक है, और आगे देखते हैं 30 होते हैं। और यदि बात करें फिर ये सबसे बड़ी समिति है, ये तो हो गया। और इसका जो चुनाव है हर वर्ष होता है, चुनाव चुनाव जो है हर वर्ष होता है, हर वर्ष। और एकल संक्रमणीय पद्धति के तहत। ठीक है, तहत। और मई में प्रारंभ होता है, मई में प्रारंभ और अप्रैल में समाप्त, 30 अप्रैल को समाप्त।
ठीक है। इसका काम है प्रशासन में कैसे सुधार किया जाए। प्रशासन में सुधार कैसे किया जाए और सरकारी खर्चे में कमी कैसे लाई जाए। सरकारी खर्चे में कमी कैसे लाई जाए। ठीक है। और संगठन में कुशलता कैसे बढ़ाई जाए। संगठन में कुशलता कैसे बढ़ाई जाए। ठीक है। चलिए देखते हैं लोक लेखा समिति के बारे में। लोक लेखा समिति के बारे में देखते हैं। यह प्राक्कलन समिति की प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन है। जुड़वा बहन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। इसमें सदस्य संख्या कितनी होती है। सदस्य संख्या जो होती है वो होती है 22, यानी कि 22 होती है। 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं इसमें राज्यसभा से। ठीक है। कार्यकाल कितना होता है इसका। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ठीक। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसको लघु लोकसभा भी कहते हैं। लघु लोकसभा भी कहा जाता है। 1919 के अधिनियम में एक्ट द्वारा गठित हुई है। ठीक। यदि बात करें हम आगे, ये हो गया है, प्राक्कलन भी हो गया है, लोक उपक्रम समिति और 2 बची हैं। चलिए उपक्रम समिति के बारे में जानते हैं। कृष्णन मेनन की, 1 मिनट इसको कर देते हैं, हटा देते हैं। कृष्णन मेनन समिति, कृष्णन मेनन की संस्तुति पर गठित हुई है। ठीक है। और कब हुई है, वो हुई है 1963 में। ठीक। कितने सदस्य हैं इसमें, सदस्य संख्या कितनी है। सदस्य संख्या 22 है और इसमें भी 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से हैं। ठीक है। इसका भी निर्वाचन जो होता है एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। ठीक है। समिति के जो सदस्य हैं
इस समिति में मंत्री अध्यक्षता नहीं करेंगे। ठीक है। और नियुक्ति जो होगी इसके सदस्यों की जो नियुक्ति होती है समिति के अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। ठीक है। और ये इसका कार्य क्या होता है? यदि इसके कार्यों की बात करें तो इसका कार्य होता है लोक लेखाओं की जांच करना। लोक लेखाओं की जांच करना। ठीक है। आगे देखते हैं याचिका समिति। याचिका समिति लोकसभा, राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों में होती है। ठीक है। सबसे पुरानी समिति है, सबसे पुरानी समिति है। और इसमें कितने कितने सदस्य होते हैं? 15 होते हैं लोकसभा में, 15 लोकसभा में, और राज्यसभा में कितने होते हैं? 10। ठीक। इसका काम है क्या? याचिकाओं की देखरेख करना। ये देख रेख करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 113 नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, प्राक्कलन समिति। सतत विकास लक्ष्यों द्वारा भारत सूचकांक 2019-20 रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में से किस में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए है आकांक्षी, ऑप्शन बी है अच्छा प्रदर्शन, ऑप्शन सी है अग्रणी, ऑप्शन डी है लक्ष्य प्राप्तकर्ता। कौन सा होगा? एस्पिरेंट, परफॉर्मर इसमें थोड़ा अलग लिखा, और फ्रंट रनर और अचीवर। तो कौन से में आएगा? क्या ऑप्शन होगा इसमें? इसमें होगा परफॉर्मर, अच्छा प्रदर्शन रहा है। ठीक है। ऑप्शन बी परफॉर्मर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद नागरिकता से कौन से संबंधित हैं? ऑप्शन ए कह रहा है 3 से 10, ऑप्शन बी है 4 से 11, ऑप्शन सी है 5 से 11, ऑप्शन डी है 6 से 11। कौन सा राइट होगा? देखिए, राज्य जो होते हैं, स्टेट जो होते हैं वो हैं तुम्हारे, नए राज्यों का गठन हुआ, जैसे नए राज्यों का प्रवेश हुआ, अधिग्रहण, तो ये जो आएंगे आपका 1 से लेके 4 तक आएंगे। ठीक है। अब सिटीजनशिप की बात करें, नागरिकता की बात करें, तो वो आते हैं 5 से लेके 11 तक। ठीक। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से विरासत शहर विकास वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत शामिल किया गया है? ऑप्शन है वाराणसी, सेकंड है मथुरा, थर्ड है प्रयागराज और फोर्थ है अयोध्या। हृदय योजना,
हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, कौन कौन से शहर हैं इसमें बताइए, कमेंट करिए क्या होगा। ऑप्शन केवल ए है, केवल 3 है, दोनों सही हैं या सारे सही हैं। कौन सा सही होगा इसमें? तो इसमें होगा ऑप्शन सी सही। अच्छा, कौन कौन से शहर हैं इसमें? देखिए अजमेर है, इसमें अजमेर आता है। और कौन सा है? अमृतसर है, अमृतसर है, अमरावती है, और क्या है? वाराणसी है, और क्या है? मथुरा है, और क्या है? बादामी है, और क्या है? द्वारका है, और क्या है इसमें? द्वारका। गया है, और क्या है इसमें? कांचीपुरम है, कांचीपुरम। ठीक, इसको कब स्टार्ट किया गया है? 2015 में शुरू हुई है, ये 2015 में शुरू हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता और परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। कारण है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में न्यायिक राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक रैली, परंपरागत शैली और संत शैली के तत्व समाहित हैं। ऑप्शन ए है दोनों सही हैं, व्याख्या सही करता है। दोनों सही हैं, व्याख्या सही नहीं। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। कौन सा राइट होगा? 116। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता और परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। सही है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक का कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली के तत्व में समाहित। ये भी ठीक है, व्याख्या भी सही करता है। ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर TFR क्या होनी चाहिए? टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होगी वो बताना है। ऑप्शन ए है केवल 1, 1.6, 2.1 या 2.3। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो है 2.1। ठीक है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है 14। क्या होगा इसमें? राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या होती है 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन से विधियों का प्रयोग किया जाता है गरीबी के अनुमान के लिए? ऑप्शन ए कह रहा है सिरगणना विधि, ऑप्शन सेकंड है कैलोरी ग्रहण, थर्ड है पारिवारिक उपभोग भी है, फोर्थ है प्रति व्यक्ति आय। क्या होगा इसमें? देखिए सिरगणना विधि आएगा, इसमें कैलोरी ग्रहण भी आएगा, सिर ग्रहण आएगा, कैलोरी ग्रहण आएगा, पारिवारिक उपभोग भी आएगा, लेकिन प्रति व्यक्ति आय नहीं आएगा। ठीक है, इसमें तो ये निकल जाएगा। तो 1, 2, 3 है क्वेश्चन में, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 120 क्या कह रहा है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो कौन से में? ऑप्शन ए कह रहा है गोलकनाथवाद 1967, बी है आपका केशवानंद भारतीवाद 1973, थर्ड है शंकर प्रसादवाद 1951 और सज्जन सिंहवाद 1965। तो कौन सा राइट होगा इसमें? 120 इसमें होगा आपका केशवानंद भारतीवाद 1973। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। सेकंड है, इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60 और 40 के अनुपात में होती है। केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। कौन सा सही होगा इसमें? तो इसमें 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान नहीं करती है। 60 इसकी जो अनुपात है वो 60 और 40 का है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 122 अनुच्छेद 39A ये है सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता। बी है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। ऑप्शन सी है 44 समान नागरिक संहिता। ऑप्शन डी है 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। कौन सा सही होगा इसमें? देखिए 39 ये सही है, 40 ग्राम पंचायतों का गठन भी सही है, 44 समान नागरिक संहिता भी सही है, समान नागरिक संहिता। अब इसमें जो होते हैं वो होते हैं 2। एक तो आता है 48A, आर्टिकल 48A। इसमें आता है तुम्हारा पर्यावरण संरक्षण, और जो दूसरा है वो गाय और दुधारू पशु। गाय पशुपालन या दुधारू पशु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 123 क्या कह रहा है? पोषकीय यानी सस्टेनेबल यानी सतत विकास का पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है पर्यटकों की संख्या में वृद्धि। सेकंड है बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु पैमाने पर यात्राओं का प्रबंधन करना। थर्ड है सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या राइट होगा इसमें? तो इसमें होगा सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण में प्रबंधन करना। ठीक है, प्रबंध करना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 124 भारत के महान न्यायवादी के बारे में पूछ रहा है, यानी कि AGI के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए योग्य हो या अर्ह हो। क्या हो? योग्य हो। ठीक, महान न्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद द्वारा अवधारित हो। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही हैं और दोनों में से कोई सा सही नहीं है। कौन सा राइट होगा इसमें? यदि हम AGI की बात करें तो किस आर्टिकल में आता है ये? आर्टिकल आता है 76 में। ठीक है, सर्वप्रथम भारत का विधि अधिकारी होता है। सर्वप्रथम भारत का विधि अधिकारी
विधि अधिकारी होता है। ठीक है। संसद और मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। संसद एंड मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, लेकिन बैठक में भाग ले सकता है। बैठक में भाग लेता है। लेकिन क्या नहीं कर सकता है? मत नहीं डाल सकता है। मत नहीं डाल सकता है। ओके। और क्या है? इसकी जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा होती है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है यह। प्रसाद पर्यंत का मतलब इसके अधीन ही रहकर कार्य करेगा राष्ट्रपति के। ठीक है। और वेतन भत्ते भी यहीं से तय होंगे। ठीक है, जो राष्ट्रपति तय करेंगे। तो ऑप्शन ए इसमें राइट है। किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य हो। लेकिन पारिश्रमिक जो संसद द्वारा है वो संसद द्वारा निर्धारित नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 तो नहीं है, केवल 1 राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हौसला 2018 के संदर्भ में हौसला 2018 का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। सेकंड है, यह बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। कौन सा सही होगा इसमें? तो हौसला 2018 का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। सही है। और बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं को बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था, ये भी ठीक है। तो दोनों ऑप्शन राइट होंगे, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा जाता है। कारण है, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। वही दोनों ऑप्शन सही हैं। व्याख्या सही करता है। दोनों ऑप्शन सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघात्मक व्यवस्था कहा जाता है। सही है। और भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार भी है, ये भी ठीक है। लेकिन ये क्या है? मैच नहीं कर रहे हैं दोनों, तो इसकी ये व्याख्या नहीं करेगा। ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है। ठीक है। तो ऑप्शन ए है 2022, ऑप्शन बी है 2024, ऑप्शन सी है 2026, ऑप्शन डी है 2030। तो क्या राइट होगा इसमें? – 2020 के हिसाब से इसने रखा तो 2024 का लक्ष्य रखा है भारत ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर होने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? ऑप्शन ए है सामान्य विधेयक, बी है धन विधेयक, सी है संवैधानिक संशोधन विधेयक और डी है विनियोग विधेयक। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध गतिरोध को दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है
हो सकती है तो वो हो सकती है सामान्य विधेयक के द्वारा, ठीक है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, ठीक है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव गरीबी सूचकांक HPI, ठीक है, की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई थी, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतिस्थापित कर दिया। ऑप्शन ए है 1999, ऑप्शन बी है 2005, ऑप्शन सी है 2010, ऑप्शन डी है आपका 2015। क्या होगा 129 का? 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इस बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI द्वारा किस वर्ष प्रतिस्थापित किया गया था। इसमें होगा ऑप्शन सी 2010 में किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार पर किन कानूनों से प्राप्त किया। फर्स्ट है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, सेकेंड है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, थर्ड है शत्रु संपत्ति या एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968, और फोर्थ है एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। तो कौन सा राइट होगा इसमें? डिजीज। देखिए, एक तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है सेकंड ऑप्शन, और एपिडेमिक है। 2 और 4 तो हैं। 2 और 4 किस किस में हैं? इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2000 नहीं, शत्रु संपत्ति एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट नहीं, 2 और 4 बी सी ऑप्शन होगा राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 131। क्या होगा? राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन NIP सरकार द्वारा 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। NIP का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त करना है। दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही करता है। दोनों सही हैं परंतु व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। कौन सा राइट होगा 131 में? देखिए, राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा जो 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, कौन सा है? आर सही वाला। तो आर सही वाला किस में है? डी में, ठीक है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 61 के सामने दिया राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। बी ऑप्शन के सामने दिया अनुच्छेद 67 ख के सामने दिया है राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 94 में दिया है उपराष्ट्रपति को हटाना। ऑप्शन डी दिया अनुच्छेद 90 स्पीकर को हटाना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? मिलाना है, सम्मिलित तो नहीं करना है, मिलान करना है। तो बताइए कैसे होगा? देखिए, 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है। 67 के तहत स्पीकर को नहीं, उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है 67 ख के तहत। और अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाया जाता है। और अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाया जाता है, ठीक है। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट किस में है? ए का सेकंड इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है। बी का थर्ड,
इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है। सी का फोर्थ, इन दोनों में से हमको चूज करना था, तो इसमें है। और डी का फर्स्ट इसमें है, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को तो विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। एक क्वेश्चन तो आपको यहीं से बन जाता है, ठीक है। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का 63वां स्थान रहा है। सेकंड ऑप्शन है 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का 77वां स्थान था। केवल एक ऑप्शन है, केवल एक, केवल दो, दोनों सही, दोनों गलत। कौन सा राइट होगा? 133। तो यहाँ 63वां स्थान नहीं था, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड बचा, तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? ऑप्शन है 22 जनवरी 1950, सेकंड ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, थर्ड सी ऑप्शन है 22 जुलाई 1947 और डी ऑप्शन है 22 जुलाई 1948। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? तो इसमें होगा आपका कौन सा ऑप्शन? 22 जुलाई 1947, ठीक है। ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 135 केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार उत्कृष्ट कॉरपोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है। कितनी बढ़ाई है? 2020-21 के हिसाब से बताना है। 9% तक, 10% तक, 12% तक या 15% तक? इसमें बढ़ा दी गई है, आपका ऑप्शन है 15%, ठीक है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? ए है कानपुर, बी है गाजियाबाद, सी है नोएडा, डी है लखनऊ। क्या ऑप्शन राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका डी ऑप्शन, लखनऊ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ योजना दी हुई है, दूसरी तरफ प्रारंभ वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। ये है पीएम जन आरोग्य योजना, पीएम वय वंदन योजना और पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना और स्वच्छ भारत अभियान। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, किस वर्ष प्रारंभ की गई हैं। लगाइए ऑप्शन, क्या राइट होगा? देखिए, जन आरोग्य योजना जो है वो हुई है आपकी 2018 में, ठीक है। वय वंदन योजना कब है? 2017 में, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान आपको पता ही है कि 2014 में है। और पीएम रोजगार प्रोत्साहन जो योजना है वो हुई है 15 में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ए का 2, बी का 3rd, 2 और 3rd। 2 3rd इसमें है, 2 3rd इसमें है, तो बाकी हम दो ऑप्शन काट देते हैं, बी और डी, ठीक है। अब देखेंगे हम सी का। सी का है फर्स्ट, सी का फर्स्ट इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। ऑप्शन चेंज कर दें यहाँ पे, तो ऑप्शन होगा आपका ए राइट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास अनुवीक्षण मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री कार्यालय,
सेकंड है गृह मंत्रालय, थर्ड है मंत्रिमंडल सचिवालय और फोर्थ है नीति आयोग। क्या ऑप्शन राइट होगा? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसमें होगा आपका डी ऑप्शन होगा नीति आयोग, जिसका पहला नाम था योजना आयोग। योजना आयोग, ठीक है। योजना आयोग की जो स्थापना वो हुई थी 1950 में। 1950 में स्थापना हुई थी, लेकिन इसको क्या किया 15 अगस्त 2014 को समाप्त कर दिया। जब इसको समाप्त कर दिया गया तो और जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा थे, ठीक है। अब यदि अब नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग की ऑप्शन था नीति आयोग, ठीक है। कब आया था अस्तित्व में ये आया था 1 जनवरी 2015 को। जब उसको समाप्त किया गया तो इसको लाया गया, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष पीएम होता है। इसका जो अध्यक्ष नीति आयोग का अध्यक्ष पीएम होता है, ठीक है। और जो प्रथम अध्यक्ष हैं इनके प्रथम जो अध्यक्ष हैं फर्स्ट, वो हैं नरेंद्र मोदी, ठीक। उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया, ठीक। ये क्या करता है? थिंक टैंक के रूप में काम करता है। थिंक टैंक, ठीक। संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 139 निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मतलब कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है इनमें से। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है मीथेन, ऑप्शन डी है ओजोन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? तो इसमें ग्रीन हाउस गैस, देखो मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, और जो ओजोन है वो भी ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस, और ये भी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस। लेकिन ये नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 140 खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों और स्वरोजगार वालों व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए है 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लोग इसके पात्र हैं। सेकंड है उनका वार्षिक लेन देन टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक ना हो। और सी ऑप्शन है राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं। और डी ऑप्शन है इसके अंतर्गत 3,000 रुपये का मासिक पेंशन सुनिश्चित है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
अच्छा नहीं है। देखिए 40 वर्ग के हैं, पात्र हैं, ये तो राइट होगा। उनके टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक न हो, ये भी ठीक है। राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं, यही ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, और ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये ठीक होगा। निधि कार्यक्रम, निधि कार्यक्रम में बताना है, सही बताना है। ठीक है, निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया है और जो इसका उद्देश्य 20 छात्रों ने स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता करना है। ऑप्शन है केवल ए, केवल दो, दोनों सही, दोनों गलत। कौन सा सही होगा? 141। निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया है और इसका 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता करना है। दोनों सही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकारों से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। ऑप्शन ए है परिचालन पर्यावरण, ऑप्शन बी है भौतिक पर्यावरण, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक पर्यावरण, ऑप्शन डी है जैविकीय पर्यावरण। क्या ऑप्शन राइट होगा इसमें? देखिए भौतिक और सांस्कृतिक और जैविक, ये तीनों पर्यावरण तो हैं, लेकिन परिचालन जो पर्यावरण है ये ऑप्शन नहीं है इसमें, तो ये रॉन्ग है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ये इसके हिसाब से गलत हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। (43) 143 केंद्रीय बजट 2020-21 कृषि की आय दोगुनी करने के उद्देश्य के साथ ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कारण है बजट में घोषित 16 सूत्री कार्यक्रम कृषि, सिंचाई तथा ग्रामीण विकास चतुर्दिक केंद्रित है। वही है ऑप्शन, दोनों सही हैं, व्याख्या सही करता है, दोनों सही हैं परंतु व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही। कौन सा राइट होगा इसमें? 143। केंद्रीय बजट 2020-21 में आय को दोगुनी करने का लक्ष्य के साथ ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक है, बजट में घोषित 16 सूत्री कार्यक्रम कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास के चतुर्दिक केंद्रित है, ये भी ठीक है। तो दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा जो दी है वो किसने दी है? सर्वप्रथम। ऑप्शन ए है एल्टन, ऑप्शन बी है बेनेट, ऑप्शन सी है बर्कले, ऑप्शन डी है रेडियल। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? बी ऑप्शन राइट होगा, बेनेट द्वारा पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा दी गई। रेडियल की एक पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी। ठीक है, ध्यान रखेंगे उसको अभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक जारी कौन करता है? ए ऑप्शन है विश्व बैंक, बी ऑप्शन है IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच और डी ऑप्शन है UNDP। ठीक है, क्या ऑप्शन राइट होगा इसमें? (145) ये होगा आपका WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच ऑप्शन राइट होगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में, विश्व बैंक के बारे में। तो इसमें कितने देश हैं? 189 देश हैं इसमें अभी। ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो कब हुई है? स्थापना हुई है इसकी 1944 को। मुख्यालय कहाँ है इसका? वॉशिंगटन DC।
वॉशिंगटन DC। ठीक। IMF क्या है? यदि बात करें हम IMF की तो ये है अंतर सरकारी संगठन। अंतर सरकारी संगठन है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य वैश्विक स्तर पर मौद्रिक सहयोग बढ़ाना। वैश्विक स्तर पर मौद्रिक सहयोग बढ़ाना। ठीक है। और क्या है? मौद्रिक सहयोग बढ़ाना, वित्तीय स्थिरता हासिल करना। वित्तीय स्थिरता हासिल करना। ठीक है। इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय भी सेम विश्व बैंक की तरह वॉशिंगटन DC में। ठीक है। यदि हम बात करें विश्व आर्थिक मंच की तो ये गैर सरकारी संगठन है। गैर सरकारी संगठन है। ठीक है। मुख्यालय कहाँ है इसका? स्विट्जरलैंड, जेनेवा में। मुख्यालय जेनेवा में। जेनेवा। ठीक है। जेनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड। ठीक है। कब स्थापना हुई विश्व आर्थिक मंच की? विश्व आर्थिक मंच की स्थापना जो हुई है वो हुई है 1971 में स्थापना हुई है। ठीक। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य वैश्विक एजेंडा और निर्णय लेने से प्रभावित निर्णय लेने को प्रभावित करना, निर्णय लेने को प्रभावित करना और सार्वजनिक और निजी सहयोग को निजी सहयोग की पैरवी करना। ठीक। चलिए अब बात करते हैं हम UNDP की, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए UNDP की बात करें तो ये अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी संगठन है। इसका जो मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका उद्देश्य क्या है? यदि हम इसके उद्देश्य की बात करें तो गरीबी को कम करना,
गरीबी को कम करना और क्या आधारभूत ढांचा विकसित करना, आधारभूत ढांचा विकसित करना, प्रजातांत्रिक को बढ़ावा देना, प्रजातांत्रिक को बढ़ावा, और जो इसकी स्थापना हुई यूएनडीपी की वो हुई है 1965 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 146। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव रहता है? किस किस पे? ये है, फर्स्ट है समुद्र जल तल का बढ़ना, सेकंड है हिमनदी का पिघलना, थर्ड है बीमारियों का फैलना, फोर्थ है प्रवाल भित्ति का वृंजन होना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? 1 2 3 2 3 1 3 4 1 3 1 2 3 4 कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए, समुद्र जल तल का बढ़ना बिल्कुल होगा, हिमनदों का पिघलना या हिमनदी का पिघलना भी होगा, बीमारियों के फैलने से भी होगा, और प्रवाल विरंजन से तो होता ही है। तो ठीक है, सारे ऑप्शन राइट होंगे। ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। नाबार्ड की स्थापना, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक, हाँ ठीक। ऑप्शन ये हैं दिए हुए हैं, बताइए क्या होगा इसमें। देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई है? पहले देखते हैं नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, ये नाबार्ड की फुल फॉर्म है। और जो नाबार्ड की जो स्थापना वो कब हुई है आपको पता है? 1982 में। ठीक है, आरआरबी की जो बैंक की स्थापना वो हुई है 1975 में। ठीक, और जो ये है किसान क्रेडिट कार्ड जो आया वो आया 1998 में। ठीक है, अब उसी हिसाब से लगाएंगे। देखिए, 1975 सबसे पहले आएगा, 1975। इसका 2000 से कम में है, 98 99 से शायद स्टार्ट होगा ये, और 2000 कुछ तक है। ठीक है, तो देखते हैं, पहले पे आएगा ये, फिर दूसरे पे आएगा नाबार्ड की स्थापना, फिर तीसरे पे आएगा ये, और चौथे पे आएगा ये। ठीक है, तो 4 1 2 ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, ये होगा 1992। ठीक है, 92 से। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनको भी कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, बर्टलैंड आयोग रिपोर्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट। इनको क्रम में लगाना है। लगाइए। 148
देखिए पहला आई थी लिमिट टू द ग्रोथ रिपोर्ट, ठीक है। फिर आई थी हमारा बर्टलैंड कमीशन आया था, फिर आया था हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक, और फिर आया था हमारा रियो सम्मेलन, ठीक है। तो क्या आएगा, 4-3 नहीं 4-2 4-2-3 4-2-3-1 4-4-2-3-1 बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौशल भारत अभियान के बारे में क्या है, सही कथन बताना है। कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत के युवाओं को सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना था। ऑप्शन है केवल 1, सेकंड है केवल 2, थर्ड है दोनों सही, फोर्थ है दोनों गलत। कौन सा सही होगा इसमें? इसमें सेकंड ऑप्शन गलत होगा और जो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? देखिए ये हमने 2020 के पेपर का जीएस पेपर फर्स्ट हमने 3 पार्टों में देखा है, ठीक है। तो ये आज कंप्लीट हो गया। अब लेकर आएंगे हम 2021 का। अब इसका जो पीडीएफ है 2020 वाले का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए उत्तर प्रदेश में तो होगा ही, मध्य प्रदेश में भी होगा और राजस्थान में भी होगा, लेकिन हरियाणा में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य ये हिस्सा नहीं है उसका, ठीक है। तो ये ऑप्शन राइट होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।